हेलो स्टूडेंट, आई एम हिमांशु। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम है केमलॉजी और हम आज से पहले इस चैनल के ऊपर केमिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक की वीडियो डालते आए हैं। जैसे कि आपको पता है ड्यू टू कोरोना वायरस आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर 10th क्लास के भी कुछ टॉपिक्स डाले जाए। तो आज हम बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ईजी टॉपिक है। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। सो बेसिकली जब हम कोई किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो उसका हमें मतलब पता होना चाहिए। सीधी सी बात है कि हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर्स अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये रियल अलग आएगा। तो रियल से आप क्या समझते हो? रियल का मतलब सो बेसिकली आपको नाम से पता चल होगा रियल नंबर्स। तो रियल का मतलब क्या होता है? अगर मैं आप डेली लाइफ में आपसे बात करूं कि व्हाट इज़ रियल, तो रियल का मतलब आप इधर सी बात समझोगे कि ऐसी चीज़ जो असली हो, जिससे हम समझ सकें। तो रियल नंबर बेसिकली वो नंबर हो सकते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स में दो तरह के नंबर इंक्लूड होते हैं। एक हमारे पास होते हैं रेशनल नंबर्स और सेकंड हमारे पास होते हैं इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल और इरेशनल हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि q हमारा 0 नहीं होगा, q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे p और q क्या होते थे? p and q आर एनी इंटीजर्स। p और q हमारे कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और q यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर जस्ट इनका अपोजिट, इन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब यहाँ मैटर नहीं करता कि हमारा p 0 है या फिर q 0 है। जब इन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो हमें क्या मतलब है कि उसका न्यूमरेटर 0 है या उसका डेनोमिनेटर 0 है। सेकेंड बात, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे होते हैं टर्मिनेटिंग होते हैं ये हम नंबर हमारे, और ये होते हैं रिक्यूरिंग, या आप इन्हें कह सकते हो रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जिन्हें डिवाइड करने के बाद एक कंडीशन ऐसी जरूर आएगी कि उनका रिमाइंडर 0 होना ही होना है। ऐसे नंबर को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इनकी। रिपीटिंग का मतलब है मैंने किसी नंबर को डिवाइड किया तो जो उसका कोएफिशिएंट है वो ऐसा आ रहा है 1 2 3 4, फिर उसके बाद दोबारा 1 2 3 4, फिर उसके बाद दोबारा 1 2 3 4। तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर से हमें क्या पता चलता है? ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में हो। सेकंड, वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, उन्हें भी हम रेशनल नंबर बोलेंगे। थर्ड, अगर उनके डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग आता है तो उन्हें भी हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। इरेशनल नंबर में इसका जैसे उल्टा है, वो p/q की फॉर्म में उन्हें लिख ही नहीं सकते। सेकंड, ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकते, इनका रिमाइंडर कभी 0 हो ही नहीं सकता। और ये नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग या आप इन्हें कह सकते हो नॉन रिपीटिंग। इसके आप एग्जांपल लोगे तो 0.01 002 0003 पाई हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पे रेशनल नंबर में p और q, यहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एंड p and q आर को-प्राइम। अब यहाँ पे नई बात आई है, वो आई है को-प्राइम। को-प्राइम नंबर क्या होता है? को-प्राइम नंबर का मतलब है मैंने कोई फ्रैक्शन लिखी 3/7, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों को-प्राइम है। को-प्राइम होने का मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है इन दोनों का कॉमन फैक्टर बस 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फ्रैक्शन जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो तो उन फ्रैक्शन को हम बोलते हैं कि वो नंबर आपस में को-प्राइम नंबर है। सो बेसिकली स्टूडेंट, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए,
पी एंड क्यू हमारे कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन वो आपस में कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम होने का मतलब उन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो। ऐसी फ्रैक्शन जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा, उन ऐसी फ्रैक्शन के नंबर को न्यूमरेटर में हम बोलेंगे कि वो आपस में कोप्राइम है। अब हम थोड़ा सा इसमें और पढ़ लेते हैं। अब जो हमने रेशनल नंबर्स की बात की थी, रेशनल नंबर में मैंने आपसे बात की थी कि पी और क्यू हमारे कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि इंटीजर्स से मतलब क्या होता है। इंटीजर्स जो बेसिकली हमारे होते हैं दो नंबरों से मिलकर बनते हैं। एक हमारा होता है नेचुरल नंबर और एक होता है होल नंबर। ये बहुत छोटी बात है, आप छोटी क्लास में ही सीख जाते हो। अब एक बार हम नोट देख लेते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है उसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, बेसिकली 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है। जो होल नंबर होते हैं उन्हें हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिकली 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं 5। अब बहुत से बच्चों को क्या होता है, आप बड़ी क्लास में हो 10th में, लेकिन फिर भी बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इन दोनों नंबर के बीच में बहुत कन्फ्यूजन होती है कि हम इन्हें याद कैसे रखेंगे। तो ये आप याद रखने का ट्रिक है। ये WHOLE इन्हें हम क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसमें से आपको W काटना है, यहाँ पे क्या बचेगा HOLE। होल का मतलब आप सीधे समझ रहे हो, होल का मतलब होता है किसी तरह का कोई गड्ढा किसी शेप का होता है, सर्कल की शेप का, और सर्कल क्या होती है 0। तो इस समय ये पता चलता है जो होल नंबर होंगे वो हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से। ठीक है। तो ये बात थी हमारी बेसिक जो हमें इस चैप्टर के लिए पता होनी चाहिए थी। अब हम स्टार्ट कर देंगे। हम ये सब बातें तो हम पढ़ चुके हैं पुरानी क्लास में, तो हम दोबारा यही सब बातें क्यों पढ़ेंगे। अब कुछ हम नई क्लास में आए तो सीधी सी बात है कुछ पढ़ने के लिए भी नया मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में नई चीज़ हमारे पास क्या आई है। तो इस चैप्टर में जो नई चीज़ आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक यूक्लिड डिवीजन लेमा, सेकंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पे ये दो वर्ड आए हैं, एक वर्ड तो आया लेमा और एक वर्ड आया एल्गोरिथम। इन दोनों का मतलब क्या होता है। लेमा का मतलब होता है जब हम किसी प्रूवन स्टेटमेंट को लेकर कोई नया स्टेटमेंट प्रूव करते हैं तो हम उसको बोलते हैं लेमा। यानी कि कोई चीज़ पहले से प्रूव हो चुकी है, हमने उस चीज़ का यूज़ करा और एक नई चीज़ हमने प्रूव कर दी, उस चीज़ को हम बोलेंगे लेमा। एल्गोरिथम का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे। किसी चीज़ को यूज़ करते हुए, ऑर्डर वाइज किसी चीज़ को यूज़ करते हुए किसी चीज़ को एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी चीज़ को यूज़ करते हुए किसी की वैल्यू फाइंड करना एक सिस्टमैटिक वे में, उसे बोलते हैं एल्गोरिथम। बाकी तो डिवीज़न तो आपको मतलब पता ही है, सिंपल डिवाइड जो हम करते हैं वही होता है डिवीज़न। अब हम स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब है कि हमारे साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंटिस्ट यूक्लिड, उन्होंने हमें डिवीजन को करने का एक तरीका दिया था। तरीका क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट से उठा के एक नई चीज़ इन्होंने प्रूव कर दी थी, तो इसलिए इसके वर्ड में लेमा यूज हुआ। आप इसकी जगह थ्योरम भी यूज कर सकते हो, बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, हम यहाँ देखते हैं टेक टू पॉजिटिव इंटीजर। हमने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए ए एंड बी, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स लिए, एक ए और एक बी। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब प्लस के। अब मैंने कहा बी से डिवाइड कर रहा हूँ मैं ए को, मैं बी से ए को डिवाइड करूँगा, तो सीधी सी बात है यहाँ मेरा कोई कुछ कोशेंट आएगा और नीचे मेरा कुछ रिमाइंडर आएगा। तो हमने 9th क्लास में एक डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ी है। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग क्या था कि डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। अब मैं इसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। डिवाइडेंड क्या है यहाँ पे ए, डिवाइजर क्या है यहाँ पे बी, कोशेंट क्या है यहाँ पे क्यू,
और प्लस में रिमाइंडर क्या है आर। तो ये चीज़ ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसको लिखते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये था यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ पे यूक्लिड ने एक कंडीशन लगा दी थी कि वहन वेयर आर क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और बी से हमेशा छोटा। यानी कि हमारा हम यहाँ से ये कर सकते हैं पता कि रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइडर। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमेशा छोटा होगा डिवाइडर से। अब इस स्टेटमेंट को आप किसी भी डिवीजन मेथड, किसी भी डिवाइड करोगे 2 नंबर के बीच में, तो आप इसे वहाँ कहीं भी चेक कर सकते हो कि जो हमेशा हमारा रिमाइंडर आएगा वो हमेशा हमारे डिवाइडर से छोटा ही आएगा, उससे बड़ा नहीं आ सकता। तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके अंदर होता क्या है, ये एक प्रोसेस है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स विद by the help of Euclid division lemma। मैंने आपको पहले ही बताया एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी चीज़ का यूज़ करके किसी की वैल्यू निकालना एक ऑर्डर वाइज, उसको वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, हम 2 पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालेंगे किसके हेल्प से, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा होगा। b क्या होता था हमारा डिवाइजर। अब यहाँ पे ये बात होती है कि हमने यूक्लिड की तरह हमने फॉर्म में लिख लिया, ये तो डिवीजन एल्गोरिथम थी हमारी। तो हम यहाँ से एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो हम 2 पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं a और b, वही सेम बात मैंने b से डिवाइड किया a को, कोई कोशेंट आया, यहाँ पे कोई रिमाइंडर आएगा। अब यहाँ पे ये केस आ रहा है कि रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हो रहा, रिमाइंडर मेरा 0 नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो मेरे को अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। रिमाइंडर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और जो हमारा पहला डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा हमारा, डिवाइडेड। वो क्या बन जाएगा हमारा, डिवाइडेड। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये रिमाइंडर था, अब ये क्या बन जाएगा, a यहाँ पे डिवाइडेड, फिर कोई क्वोशिएंट आएगा q2 और रिमाइंडर आएगा r2, रिमाइंडर आएगा r2। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा तो अगेन हम करेंगे, अब थर्ड स्टेप में अगेन जो रिमाइंडर आएगा यानी r2 क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और a क्या बन जाएगा, a बन जाएगा हमारा डिवाइड, सॉरी r हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइडेड। फिर हम अगेन डिवाइड करेंगे r2 से r को, पोज करिए। अब हम r2 से हमने डिवाइड करा r को, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा q3 और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा r3। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि यहाँ पे r3 क्या हो जाएगा, 0, जो हमारा रिमाइंडर 3 है वो हो जाएगा 0। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने पर जिस डिवाइजर से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 हो जाता है वो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ
होता है, यानी जिस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमारा 0 आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, वही नंबर क्या होता है हमारे उन दोनों जो हमने 2 नंबर लिए थे उनका HCF। अब हम इस थ्योरम पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करके हम 2 नंबर के बीच में HCF कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक मेरे पास नंबर है 12 और एक मेरे पास नंबर है 18। सबसे पहली चीज़ हमें दोनों नंबर में देखना है कि हमारा नंबर बड़ा कौन सा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 18 इज ग्रेटर देन 12। मैं इसे दोनों मेथड से करूँगा। पहले हम करेंगे जो हम छोटी क्लास में सीख के आए हैं उस वाले मेथड से, उसके बाद हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो पहले मैं अप्लाई करता हूँ इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, हमारे पास ये 2 नंबर है 12 और 18, हमें इनका HCF निकालना है। तो मेरे को 12 के अलग फैक्टर करने होते थे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। 18 के अलग फैक्टर करने होते थे, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। उसके बाद हम क्या करते थे, 12 के फैक्टर क्या है 2 × 2 × 3 और 18 के फैक्टर क्या है 2 × 3 × 3। उसके बाद हम देखते थे कि किसका पेयर बन रहा है। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन गया और यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। जिन नंबर के पेयर बन जाते थे उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते थे 2 × 3 और एक आंसर आ जाता था 6। तो ये 6 हमारा क्या होता था HCF। तो ये हम छोटी क्लास में सीखा था हमने। अब हम देखते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकालने पे HCF हमारा 6 आता है या नहीं आता, कि ये बात ठीक भी है या नहीं है। तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सो अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF फाइंड करने के लिए स्टेप 1, जो आपको 2 नंबर दिए होंगे उसमें आपको देखना है कि नंबर बड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे 18 बड़ा है किससे, 12 से। उसके बाद छोटे नंबर से बड़े नंबर को हमें क्या करना है, डिवाइड। तो 12 से 18 को डिवाइड करना है, तो 12 × 12, रिमाइंडर क्या आया 6। अब यहाँ पे हम सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, नंबर को किस फॉर्म में लिखना है, लेमा की फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में। तो लेमा की फॉर्म क्या होती थी, डिवाइडेंड यानी कि 18 इक्वल्स टू डिवाइजर यानी 12 इंटू कोशेंट यानी 1 और प्लस रिमाइंडर यानी 6। अब इसका आगे एक कंडीशन ये लगेगी, रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 नहीं हुआ। ये फॉर्म हमें कब तक अप्लाई करने है, मैंने आपको बताया जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अगेन स्टेप फिर मैंने आपको बताया था, फिर क्या होता था, जो हमारा रिमाइंडर होता था वो बन जाता था डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर होता था वो बन जाता था डिवाइडेंड। यानी अब यहाँ डिवाइडेंड क्या बन गया 12, तो 6 2 12। अगेन हम क्या करेंगे, अब हमारा डिवाइडेंड क्या था 12 और हमारा डिवाइजर क्या है 6, कोशेंट क्या है 2 और रिमाइंडर क्या है 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं R = 0। अब मैंने आपको बताया था जिस डिवाइजर से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है वही हमारा 2 नंबर का क्या होता है HCF। तो ये हम कह सकते हैं HCF ऑफ 12 and 18 is 6। अब आप देखो यहाँ भी 6 आंसर आया, यहाँ भी 6 आया, यानी कि फैक्टराइजेशन से मेथड से हमने करा था वहाँ भी 6 आंसर आया, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने अप्लाई करी तो यहाँ भी आंसर 6 आया। यानी कि हम 2 नंबर का HCF यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल को देख के आप इस तरह के कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप वो क्वेश्चन NCERT से भी कर सकते हो एग्जाम्पल से, या फिर आप अपनी तरफ से भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि 24 36 36 72 एनी 2, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से उनका HCF निकाल सकते हो। मैं अपने अगले लेक्चर में इसी पे बेसिस यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आपको कुछ डाउट होता है, क्वेश्चन समझ नहीं आते, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल का नाम है कैमलॉजिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।